फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हम लोग का टॉपिक है 1991 की औद्योगिक नीति या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि 1991 की औद्योगिक नीति क्या थी और इसके तहत कौन कौन से नियम अपनाए गए थे और इसके मुख्य तत्व या जो प्रावधान है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक नीति का अर्थ एक ऐसी औपचारिक घोषणा से है जिसमें सरकार उद्योगों की स्थापना व विकास के प्रति सामान्य नीति अपनाते हुए राजकीय सिद्धांत, नियम व नीतियों को सम्मिलित करती है। भारतीय औद्योगिक पटल पर नियमन एवं नीति निर्धारण हेतु तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की। ठीक है, तो 1991 की जो औद्योगिक नीति है वो कांग्रेस सरकार की देखरेख में इसको लागू किया गया था, जो कि 24 जुलाई 1991 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो सरकार है, ठीक है, वो उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने या फिर उनको प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने इस नीति को लागू किया। नीति के तहत क्या होता है कि सरकार एक बजट बनाती है जिसमें वो ये बनाती है कि हर साल उनको कितना खर्च करना है औद्योगिक विकास में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नई औद्योगिक नीति के मुख्य तत्व या जो प्रावधान क्या है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला जो है वह लाइसेंस व्यवस्था समाप्त की। औद्योगिक नीति 1991 में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई। अब केवल 15 उद्योगों को छोड़कर बाकी उद्योग लाइसेंस मुक्त रहेंगे। अब लाइसेंस मुक्त उद्योग कितनी भी पूंजी निवेश के लिए स्वतंत्र है। सरकार ने 15 उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य घोषित किया है, किंतु 24 अप्रैल 1993 में रेफ्रिजरेटर, मोटर कार एवं चमड़ा व खाल उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये लाइसेंस औद्योगिक नीति जो थी 1991, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और उसमें केवल 15 उद्योगों को ही लाइसेंस लेना अनिवार्य घोषित किया गया, बाकी को उससे मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो 1993 का जो औद्योगिक नीति 24 अप्रैल को लागू किया गया था उसमें रेफ्रिजरेटर, मोटर कार एवं चमड़ा और खाल उद्योग को भी क्या हुआ, लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड गठित किया। ऐसे सार्वजनिक उपक्रम जो घाटे में चल रहे हैं या समस्याग्रस्त है उन्हें बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में ये लोग विकास करने की उद्देश्य से क्या किया कि एक सार्वजनिक क्षेत्र में ये एक गठन मतलब एक बोर्ड का स्थापना किया गया, जिसमें क्या हुआ कि जो घाटे में उद्योग चल रहे हैं वो लोग को उसका उन लोग क्यों घाटे में चल रहा है और उन लोग का क्या क्या समस्याएं हैं, इस सब चीज़ों को हल करने के लिए एक गठन का निर्माण किया गया और उन लोग को सौंप दिया गया कि आप लोग इसका समस्या का हल करो। ठीक है, तीसरा है विदेशी निवेश। सरकार ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करते हुए घोषणा कर दी कि अभी तक विदेशी पूंजी का अनुपात फेरा एक कंपनियों में 40% था, जिसे बढ़ाकर 51% कर दिया गया। अब विदेशी पूंजी निवेश की स्वीकृति तत्काल प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विदेशी निवेश युक्त कंपनियों का लाभ निर्यात से ही विशेष समयावधि में पूर्ण करने की योजना दी गई। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट है उसमें क्या वो है विदेशी निवेश, जिसके अंतर्गत सरकार ने जो लोग बाहर विदेशों में अपना निवेश करना चाहते हैं उन लोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक नियम बनाया, जिसमें क्या हुआ कि जो ये लोग को 40% फेरा ए की जो कंपनियां उन लोग को विदेशी पूंजी का 40% तक केवल देना था, उसको बढ़ा करके क्या हुआ कि 51% कर दिया गया। अब विदेशी पूंजी निवेश को स्वीकृति तत्काल प्रदान की जाएगी और जो लोग विदेशों में निवेश करना चाहते हैं उन लोग को क्या हुआ, स्वीकृति तुरंत मिल जाएगा। पहले बहुत सारा प्रोसेस होता था, वो प्रोसेस को इजी कर दिया गया ताकि उन लोग को जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिल जाए। ठीक है, उसके बाद चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र के सुरक्षित उद्योग। केंद्र सरकार ने अस्त्र शस्त्र, खनिज तेल, परमाणु शक्ति, कोयला, सोना, हीरा तथा कच्चा लोहा, मैग्नीज, रेलवे, यातायात, जस्ता, तांबा का उत्पादन, परमाणु शक्ति में
प्रयुक्त होने वाले खनिज आदि 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को सुरक्षित घोषित करते हुए अपने अधीन ले लिया। ठीक है, तो ये जो थे हीरा, सोना, तांबा, कोयला, लोहा, मैग्नीज, रेलवे, यातायात, जस्ता, तांबा का उत्पादन, परमाणु शक्ति में जो भी खनिज युक्त ये होता है वो सबको क्या हुआ, सरकार अपने अधीन ले लिया। मतलब कि अब उससे रिलेटेड कुछ भी काम होगा तो वो सरकार की देख रेख में होगा। ठीक है, ताकि कोई इसका मिसयूज़ ना कर सके, है ना, इसलिए ये निर्णय लिया गया। 5वां, विदेशी प्रौद्योगिकी। सरकार ने विदेशी प्रौद्योगिकी के सहयोग को प्रोत्साहन दिया ताकि उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि हो सके, लेकिन विदेशी पूंजी निवेश का प्रस्ताव पास होने के साथ विदेशी प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं होगी। ठीक है, तो 5वां है विदेशी प्रौद्योगिकी। सरकार जो है क्या है, विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया और उत्पादन एवं निर्यात, मतलब प्रोत्साहन इसलिए दिया ताकि उसमें क्या हुआ, उत्पादन एवं निर्यात में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। ठीक है, 6ठा, श्रमिक की प्रबंध भागीदारी। भारत सरकार ने उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी केवल उत्पादन तक सीमित न करके उन्हें प्रबंध में सक्रिय भागीदारी का निर्णायक फैसला लिया। इसके अंतर्गत ज्वाइंट कंसल्टेंट मशीनरी कमेटी बनाने के सुझाव दिए गए। अतः औद्योगिक नीति ने प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित कर दिया। ठीक है, तो श्रमिक 6ठा जो पॉइंट है वो क्या है, श्रमिक की प्रबंध भागीदारी, मतलब कि उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है उसके लिए एक कमेटी गठन किया गया जिसको ज्वाइंट कंसल्टेंट मशीनरी कमेटी बनाने का क्या है, सुझाव दिया गया ताकि उसके प्रबंध को उचित तरीके से किया जा सके। ठीक है, 7वां है MRTP अधिनियम में संशोधन। 1991 में एक अधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत नए उपक्रम की स्थापना एवं उपक्रम का दूसरे उपक्रम में विलयन, एक इकाई द्वारा दूसरी इकाई को क्रय करने या दो उपक्रमों का आपसी विलय आदि के लिए केंद्र सरकार के अथवा पूर्व अनुमति से मुक्त दे दी गई तथा MRTP आयोग का पूर्ण अधिकार देते हुए उपभोक्ताओं की रियायतों की जांच, एक अधिकार शक्तियों के व्यापारिक क्षेत्र जो संकटपूर्ण हो उनकी जांच हेतु स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, MRTP एक्ट के तहत कि 1991 में एक अधिकार का प्रतिबंधात्मक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन किया गया। मतलब MRTP जो है एक्ट, उसमें संशोधन यानी कि सुधार करते हुए क्या हुआ कि इसमें पहले क्या होता था कि नए उपक्रम, मतलब कि नए जो उद्योग खुल रहे और पुराने उद्योग को एक दूसरे से मतलब आपस में विलय, मतलब कि एक दूसरे से जो मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, उसमें पहले क्या होता था कि सरकार का इजाज़त लेना पड़ता था, पर अब इससे उसको मुक्ति दे दिया गया है और वो लोग अब मतलब परमिशन लेना ज़रूरी नहीं है। अगर वो लोग एक दूसरा मतलब जॉइंट होना चाहता है दो उद्योग आपस में, तो वो लोग आराम से आपसी सहमत से जॉइंट हो सकता है। ठीक है, 1991 की औद्योगिक नीति को लागू करने के पीछे इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन उद्देश्यों को लेकर के 1991 की औद्योगिक नीति को क्या है, लागू किया गया। पहला है बाजार की ताकतों को सुविधा प्रदान करना और दक्षता को बढ़ाना था। सरकार ने इसे विभिन्न उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक और क्षमताओं में सुधार के उपाय करने के लिए शुरू किया। तीसरा है सरकार ने उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए, जैसे कि घरेलू फर्मों को दक्षता में सुधार करने और बेहतर प्रौद्योगिकी तक पहुंच के लिए बेहतर तकनीक का आयात करने की अनुमति दी। उसके बाद है विशिष्ट क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% कर दी गई है। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स है जिसके उद्देश्य को लेकर के क्या हुआ, 1991 की औद्योगिक नीति को क्या है, लागू किया गया। 1991 की औद्योगिक नीति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई। नई औद्योगिक नीति के कुछ लाभ निम्नलिखित है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो 1991 का औद्योगिक नीति लागू किया गया, इसके सरकार को क्या लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, औद्योगिक नियमों के उदारीकरण ने उद्योगों को तीव्र गति से
बढ़ने में मदद की क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र पर कम प्रतिबंध थे। 1991 में एनआईपी के कारण तीव्र औद्योगिक विकास ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की, औद्योगिक उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और उद्योग पहले से भी अधिक सटीक और कुशल हो गए। विदेशी व्यापार और निवेश के उदारीकरण के साथ खुदरा निवेशकों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला। सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय प्रतिशत की वृद्धि हुई। औद्योगिक नीति 1991 के जहाँ कई लाभ है वहीं इसकी कुछ कमियाँ भी है जो कि निम्नलिखित है। तो अब हम लोग देखेंगे कि औद्योगिक नीति की कौन कौन सी कमियाँ हैं, ठीक है, जिसके कारण वो उतने पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। ठीक है, तो पहला है नई औद्योगिक नीति मुख्य रूप से अच्छी पूंजी वाले बड़े पैमाने के उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करती है, इस प्रकार छोटे पैमाने के उद्योगों का शोषण करती है। दूसरा है विदेशी व्यापार के उदारीकरण ने कई बहुराष्ट्रीय कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, जिसने भारत के स्थानीय व्यापार का शोषण किया। तीसरा है पीएसयू का निजीकरण। एनआईपी 1991 की एक प्रमुख विशेषता थी, हालांकि यह वंचित लोगों के लिए नौकरी कमाने और कम कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं प्राप्त करने के मुख्य विकल्पों में से एक है। इस प्रकार यह समाज के गरीब और वंचित वर्ग का शोषण कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति के साथ कई उद्योग विकसित हो गए, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। नेक्स्ट है एनआईपी 1991 ने उद्योगों को घोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन इसमें रोजगार सृजन और निश्चित श्रम मजदूरी का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो इसकी जो कमियां थी वो क्या थी कि ये लोग जो छोटे पैमाने के जो उद्योग थे उन लोग का शोषण करते थे, जो बड़े पैमाने के उद्योग थे वो लोग। उसके बाद क्या था कि इसमें स्थानीय व्यापार का भी शोषण किया गया, मतलब कि इसमें विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया गया और घरेलू उद्योगों पर उतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। तो उससे क्या हुआ, स्थानीय व्यापारी जो थे उन लोग का बहुत ही शोषण हुआ और उन लोग को उतना फ़ायदा नहीं हो पाता था। ठीक है, उसके बाद जो क्या था लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। बहुत सारे उद्योगों का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया था, जिससे क्या हुआ कि प्रदूषण का स्तर बढ़ गया और मजदूरी कोई निश्चित मजदूरी का भी प्रावधान नहीं था, जिसमें कि मजदूरों का भी शोषण होने लगा। तो ये इसकी कुछ कमियां थी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कुछ विद्वानों का मानना है कि औद्योगिक नीति सफल नहीं रही और वे इस संबंध में निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कमियां जो हैं जिसके कारण कुछ विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि जो 1991 की औद्योगिक नीति लागू की गई वो क्या है, वो सफल नहीं है, यानी कि वो पूरी तरीक़ा से सफल नहीं हो पाई। तो उसके लिए भी वो लोग बहुत सारे तर्क देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने क्या क्या तर्क दिया। ठीक है, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अकेले केंद्रीय सरकार के उपक्रम में 135871 करोड़ रुपए की पूंजी विनियोजित है, लेकिन वे सामान्य औसत लाभ तक देने में असमर्थ रहे हैं। उसमें प्रशासनिक अकुशलता, भ्रष्टाचार व बेईमानी का बोलबाला और सरकारी संपत्ति व धन का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, तो पहले जो है सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता को वैज्ञानिकों ने बताया, जिसमें उन्होंने बताया है कि 135871 करोड़ रुपए की पूंजी खर्च किया गया इन लोग पे, लेकिन वो लोग क्या हुआ कि उतना इसके अकॉर्डिंग उन लोग उतना लाभ नहीं दे पाया। जो क्या दिखाता है कि प्रशासन की अकुशलता या फिर जो भ्रष्टाचार है या फिर मतलब जो घूसखोरी दिखाते हैं, बेईमानी हो रहा है, वो सब दिखाते हैं कि इससे क्या हो रहा है कि धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा है बड़े घरानों को लाभ। इस नीति से बड़े घरानों को लाभ हो रहा है, उसका आर्थिक केंद्रीकरण बढ़ रहा है, उनकी संपत्तियां बराबर बढ़ रही है, उनके उद्योगों का विकास हो रहा है, जबकि एकाधिकार व केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के बढ़ने से जनता का शोषण बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें दूसरा उन्होंने बताया कि जो बड़े घरों के लोग हैं, जो उद्योग बड़े बड़े उद्योग है, सिर्फ वही लोगों को सिर्फ लाभ हो रहा है और वही लोग पैसा या भ्रष्टाचार करके घूस दे करके अपना ही मतलब क्या है एकाधिकार स्थापित करते जा रहे हैं और जो अन्य लोग हैं वो लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहा है, जिस कारण कि उनका क्या हो रहा है, शोषण होते जा रहा है। ठीक है, और गरीब आदमी और गरीब और अमीर आदमी क्या हो रहा है, अमीर होते जा रहा है। ठीक है, तीसरा है विदेशी पूंजी से हानि। औद्योगिक नीति से विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने की बात कही गई, जिससे
अनेक उपक्रम विदेशी सहयोग से स्थापित हो गए, लेकिन ये उपक्रम देश के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसका प्रभाव विदेशी मुद्रा पर पड़ता है। ठीक है, तो तीसरा क्या है, विदेशी पूंजी। ठीक है, उसको आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया कि अनेक उपक्रम विदेशी सहयोगों से स्थापित हो गए। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे उद्योग जो है वो विदेशों की विदेशी पूंजी वो लोग इन्वेस्ट किया, और उसकी सहायता से मतलब वो लोग को क्या हुआ कि यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन वो लोग क्या हुआ, देश के हित में कार्य नहीं कर रहा है। वो लोग जो प्रॉफिट हो रहा है वो बाहर विदेशों में ही दे रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है, विदेशी मुद्रा पर क्या होगा, प्रभाव पड़ता है। चौथा है क्षेत्रीय असमानता में कोई खास परिवर्तन न होना। औद्योगिक नीति के फलस्वरूप कुछ उद्योग ऐसे स्थानों पर भी स्थापित किए गए हैं जहाँ पहले से कोई उद्योग नहीं थे, लेकिन इससे क्षेत्रीय असमानताओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, नई औद्योगिक नीति 1991 द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया, मूल्य नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया, लघु उद्योगों के लिए आरक्षण को कम कर दिया गया, और एकाधिकार कानून का आभासी उन्मूलन, विदेशी निवेशकों पर प्रतिबंध में ढील दी गई। ऐसी सभी कदमों ने प्रतिबंध को हटाने में मदद भी की और देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान की। ठीक है, तो ये था आज का हम लोग का टॉपिक कि 1991 की औद्योगिक नीति क्यों बनाया गया, कौन से उद्देश्यों को लेकर के बनाया गया, उसके क्या क्या लाभ हुए, क्या हानि हुए, और ये उतना सफल क्यों नहीं हो पाया, इस पर विद्वानों ने क्या क्या विचार दिया, ये सब हम लोगों ने इस टॉपिक में डिस्कशन किया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्लीज़ शेयर करें ताकि ये और भी लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।